हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सर सुनील पंचारे और मैं आप सबका यूडेट क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने जो अपनी इस इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड चर्चा करने की जो पहल शुरू की थी, उसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था भारतीय विधायिका यानी कि संसद, और संसद से रिलेटेड हमने आर्टिकल 85 से लेकर 120 तक के तमाम आर्टिकलों के बारे में चर्चा की। और इनमें से जो जो अंतिम वीडियो था हमारा पिछले वाला और उससे भी पिछले वाला, उस वीडियो के अंदर हमने बजट के बारे में पढ़ा था, जो हमारे आर्टिकल 112 से लेकर 116 तक था। उसके बाद हम जानते हैं कि आर्टिकल 117 के अंदर जो वित्त विधेयक होते हैं यानी कि फाइनेंस बिल, उनको डिफाइन किया गया है। और फाइनेंस बिल में टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में 117 में बताया गया है। और फाइनेंस बिल से रिलेटेड हम सभी बिलों को एक साथ जब पढ़ रहे थे तब बता दिया गया था कि फाइनेंस बिल कौन से होते हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल 118। आर्टिकल 118 के अंदर संसदीय नियम बनाने की शक्ति दी गई है कि संसद को अपने कार्य संचालन के लिए नियम बना सकती है संसद। इससे रिलेटेड हमने पढ़ा था और इसकी और डिटेल में व्याख्या हमने आर्टिकल जब 108 यानी कि संयुक्त बैठक के बारे में चर्चा की थी, तब इसके बारे में और डेप्थ में जाकर चर्चा की थी 118 की। उसके बाद आता है 119। 119 कहता है कि जो वित्त संबंधी मामले होते हैं उसके लिए संसद अपने पर्सनली नियम बना सकती है। और संसद के ये वही नियम है जो कि हमारे धन विधेयक और अन्य मामलों में लागू होते हैं, वो आर्टिकल 119 से संबंधित था। और आर्टिकल 120 है वो बताता है कि संसद की भाषा क्या होगी, यानी संसद की कार्यवाही की भाषा कौन सी होगी। तो इस मामले में आपको पहली चीज ये ध्यान में रखनी है कि आर्टिकल 120 के अनुसार भारत की संसद में हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा। और आने वाले 15 वर्ष तक, यानी कि संविधान लागू होता है 1950 के दिन, 1950 से लेकर 1965 तक के जो 15 साल है, इन 15 सालों के बीच में हमारे संसद की भाषा में हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज होगी। उसके बाद इंग्लिश को धीरे धीरे हटा दिया जाएगा, ऐसा संविधान में प्रावधान था। लेकिन राजभाषा अधिनियम 1963 में जब संसद ने पारित किया, उसमें लिख दिया कि अंग्रेजी को हटाया नहीं जाएगा, अंग्रेजी भी एक पैरेलल लैंग्वेज के रूप में यूज होती रहेगी। ये आर्टिकल और राजभाषा अधिनियम बना था। उसके बाद आज की कंडीशन क्या है, एक बार कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ गया था, इसलिए इस पर मैं थोड़ा फोकस करके बता रहा हूं कि आज की स्थिति यह है कि आर्टिकल 120 के अनुसार जो संसद की भाषा है वो हिंदी और अंग्रेजी है। संसद की तमाम कार्यवाही इन दो भाषाओं में होगी। और अगर कोई सांसद अपनी मातृभाषा में बात करना चाहता है तो वो अध्यक्ष यानी कि पीठासीन अधिकारी की अनुमति के साथ अपनी भाषा में बात कर सकता है। लेकिन यहां ध्यान में रखना, यहां कहीं पर भी जो 8वीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाएं हैं, यहां पर कहीं पर भी 22 भाषाओं को उल्लेख नहीं है। और कंफ्यूजिंग प्रश्न यही था कि कोई भी सांसद अनुसूची 8 में लिखी हुई 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में भाषण दे सकता है। तो यहाँ संसद के अंदर 22 भाषाओं वाला कोई कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता। आप किसी भी अपनी मातृभाषा में बात कर सकते हो। जैसे राजस्थानी इस 22 भाषा की सूची में नहीं है, आप अगर राजस्थान से हैं तो फिर आप राजस्थानी भाषा में भी बात कर सकते हैं। ये प्रावधान आर्टिकल 120 में था। आर्टिकल 121 संसद में होने वाली कार्यवाही के यानी कि संसद को रोकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के यानी कि न्यायालय में चलने वाली कार्यवाही के बारे में चर्चा नहीं करेगा। और आर्टिकल 122 संसद की कार्यवाही के बारे में सुप्रीम कोर्ट को यानी न्यायालय को चर्चा करने से रोकता है। यानी संसद में कैसे भी कार्यवाही चलो, कार्यवाही न्यायिक जांच का मामला नहीं है, आर्टिकल 122 कहता है। और ये तमाम प्रावधान थे। और आर्टिकल 123 हम जानते हैं राष्ट्रपति की जो अध्यादेश की शक्ति है उससे रिलेटेड है। तो इन तमाम प्रावधान आर्टिकल 85 से लेकर 123 तक के तमाम प्रावधान हैं वो भारत की संसद से संबंधित हैं। और इनके बारे में आई थिंक हमने एक एक आर्टिकल के बारे में विस्तार चर्चा की है। और ये सभी आर्टिकल के साथ संसद वाला पोर्शन पूरा होता है। उसमें अब कुछ और नियम बचे हुए हैं, यानी कि कुछ ऐसी प्रक्रियाएं जो कि संविधान में नहीं है, उनमें बची हुई थी हमारे संसद से संबंधित संसदीय समितियां। हमने कल संसदीय समितियों से रिलेटेड एक छोटी क्लास ली थी, उसके अंदर हमने बताया था कि संसदीय समितियां कितनी होती हैं, किस प्रकार की होती हैं। नॉर्मली संसदीय समितियां दो टाइप की होती हैं, एक को बोलते हैं स्टैंडिंग कमिटीज यानी स्थायी समितियां, और दूसरी होती हैं तदर्थ यानी कि एडॉक कमिटीज, यानी स्थायी और अस्थायी। स्थायी वो होती हैं जो कि साल भर कंटिन्यू चलती रहती हैं, इनका कार्यकाल 1 साल होता है और ये 1 साल कंटिन्यू कार्य करती हैं। उसके बाद जैसे साल कंप्लीट होता है, जो अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी सभापति होते हैं, ये नई समितियों का गठन करते हैं और वो फिर 1 साल तक कंटिन्यू कार्य करती रहती है।
इन्हें संसदीय इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर सभी सदस्य संसद के होते हैं। इनका कार्य संसद की कार्यवाही को सुगम बनाना होता है। संसद की कार्यवाही में दक्षता लाने का प्रयास किया जाता है और इनका कार्य सरकार को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाना भी होता है। इन तमाम कारणों से इन्हें हम संसदीय समितियां कहते हैं। और संसदीय समितियों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया। वो कैटेगरी में कल हमने जो पढ़ी थी उनके अंदर हमने पहले ही चर्चा कर ली है। कैटेगरी में आता है सबसे पहले कि भारतीय संसद के अंदर वित्त संबंधी समितियां होगी। ये सभी स्थायी समितियों की बात हो रही है। वित्त संबंधी समिति वो है जो वित्त से संबंधित मामलों की जांच करती है, जैसे कि लोक लेखा समिति और जो सार्वजनिक उपक्रम बने हुए हैं उनकी जांच के लिए गठित समिति, और ये जो एक आकलन या प्राकलन समिति बोलो वो समिति, ये सभी वित्त संबंधी 3 समितियां हैं। इनके बारे में हम कल चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो है संसद से संबंधित स्थायी विभागीय स्थायी समिति, यानी कि डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज हैं ये, इनके बारे में तो अभी हमें चर्चा करनी है, सो इनके बारे में छोड़कर आगे वाले की बात करते हैं। उसके बाद संसद के अंदर कुछ जांच करने के लिए समितियां गठित हैं, कुछ दैनंदिन कार्यों के लिए गठित समितियां। इस प्रकार अलग अलग प्रकार की कई समितियां बनी हुई है। आज का हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज यानी कि विभागीय स्थायी समिति। विभागीय स्थायी समिति का क्या संविधान में कहीं उल्लेख है? जी नहीं। इन्हीं का क्या संविधान में इनमें से किसी भी समिति का उल्लेख नहीं है, ना ही उनका पहले कल पढ़ी उनका था, ना ही इनका संविधान में कहीं उल्लेख है। तो ये है कहां पर? ये है लोकसभा के नियम। मैंने पहले भी एक बार बता दिया, आर्टिकल 118 बताता है कि लोकसभा दोनों सदन अपने अपने कार्य संचालन के लिए नियम बनाने के लिए स्वतंत्र है। इसी आर्टिकल के सहारे से लोकसभा और राज्यसभा ने अपने कुछ नियमावली बना रखी है। लोकसभा के कार्य संचालन की जो नियमावली है उसके जो नियम नंबर 333 है, नियम नंबर 333 के अंदर लिखा हुआ है कि लोकसभा से संबंधित स्थायी समितियों के बारे में विवरण दे रखा है। और वैसे ही जो राज्यसभा के नियम है, नियम नंबर 268 से लेकर 277 के बीच में राज्यसभा से संबंधित स्टैंडिंग कमिटीज के बारे में विवरण दे रखा है। तो क्या संविधान में है? जी नहीं। तो ये कहां पर है? लोकसभा और राज्यसभा की जो नियमावली है इनके अंदर दे रखा है। इनसे रिलेटेड कल भी हमने एक बार पहले भी चर्चा की थी, जहां सांसदों के निलंबन की बात हुई थी, तब भी मैंने बताया था कि इनके नियम अलग अलग होते हैं। जैसे लोकसभा में 333 पर है, जबकि राज्यसभा में 268 नियम में ये सारी चीजें लिखी हुई है। तो दोनों के नियम अलग अलग है, दोनों की विशेषताएं भी ऑलमोस्ट विशेषताएं तो सेम है, लेकिन नियमावली अलग अलग है। तो पहली चीज क्लियर, ये संविधान में कहीं नहीं है, ये लोकसभा और राज्यसभा के नियमों में दिए हुए हैं। अब आते हैं इनके गठन की बात करते हैं। तो 1993 के अंदर लोकसभा ने अपने कार्यों के दक्षतापूर्ण संचालन के लिए समितियां गठित करने का विचार आया। समिति क्यों गठित की गई थी? समिति गठित करने के पीछे कुछ रीजन थे। उसमें सबसे बड़ा जो रीजन था, क्योंकि प्रत्येक सांसद अपने दल के प्रति वफादार रहते हैं, इसलिए उनको दल की ओर झुकाव हमेशा ही बना रहता है। अगर उनके दल के किसी व्यक्ति ने बिल प्रस्तुत किया है तो फिर उस सांसद के लिए बाध्यता बन गई थी। 1985 से, जब से दल बदल कानून आया था, तब से सांसदों के लिए बाध्यता बन गई थी कि वो अपने दल के लाए हुए बिल के प्रति समर्थन ही देंगे, चाहे वो उससे संतुष्ट हो चाहे ना भी हो, लेकिन वो फिर भी समर्थन ही देंगे, क्योंकि लोकसभा में उनके पास स्कोप नहीं होता है इसका विरोध करने का। लेकिन संसदीय समितियों में ये चांसेस बने रहते हैं, क्योंकि संसदीय समितियों में बाहर आकर बताने की जरूरत नहीं है कि किस सांसद ने किसकी ओर इस बिल के पक्ष में वोट दिया या विपक्ष में विरोध किया, विपक्ष में दिया। तो ऐसा भी चांसेस था। पहला रीजन तो ये था, सांसदों को थोड़ी फ्रीडम देना ताकि वो स्पष्ट रूप से अपने विचार प्रस्तुत कर सके। और फिर जब ये समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करके लोकसभा में प्रस्तुत करेगी, तब लोकसभा में विवेक से निर्णय लिया जाएगा और तब निर्धारित होगा कि ये बिल पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो पहला रीजन तो बना सांसदों को अपनी स्वतंत्रता देना, यानी कि वो अपनी स्वतंत्रता से निष्पक्ष होकर निर्णय ले सके। और दूसरा रीजन देखा जाए तो संसद में चूंकि सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा है, इतने सदस्यों के अंदर किसी भी बिल पर उचित ढंग से और तार्किक रूप से बहस नहीं हो पाती। संसद के अंदर हो हल्ला होने के चांसेस बहुत ज्यादा बने रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में संसदीय समितियां जो कि छोटी होती हैं और इनके बीच में बहस अच्छी हो सकती है, तार्किक मुद्दों पर बातचीत होगी और जो उस विषय से संबंधित विशेषज्ञता रखते हैं
वही लोग वहां पर बात करेंगे। इससे निर्णय तार्किक और ज्यादा दक्षतापूर्ण आएंगे। इन चीजों को देखते हुए संसदीय समितियां गठित की गई। अब संसदीय समितियां गठित कब हुई? 1993 के अंदर। 1993 के अंदर सबसे पहले संसदीय समितियां गठित करने का विचार आया। उस समय 17 संसदीय समितियां गठित की गई थी, 17, और 2004 में इनकी संख्या घटाकर कर दी 24। 2004 में इनकी संसदीय समितियों की संख्या कर दी 24। पहले थी 17, इनकी संख्या कर दी 24। जब 17 हुआ करती थी, यानी 1993 में इनके सदस्यों की संख्या 45 हुआ करती थी। उस समय लोकसभा से 30 सदस्य चुने जाते थे और राज्यसभा से 15, यानी कि इनकी संख्या 45 थी और टोटल 17 थी। और अब जब 2024 में इनकी संख्या 24 कर दी है, तो फिर इनके सदस्यों की संख्या भी घटाकर 31 कर दी है। अब ये जो 31 है, प्रत्येक समिति के अंदर 21+10 के अनुपात में रहते हैं, यानी कि इसके अंदर 21 सदस्य लोकसभा से आते हैं, 10 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे देखो, ये जो 24 समितियां हैं, इनमें से 16 समितियां लोकसभा के अधीन कार्य करती हैं और 8 समितियां राज्यसभा के अधीन कार्य करती हैं। तो इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि ये 8 समिति, इन 8 समितियों के टोटल सदस्य लोग राज्यसभा से होंगे और इन 16 समितियों के टोटल सदस्य लोकसभा से होंगे। जी नहीं, प्रत्येक समिति के अंदर 21 सदस्य तो लोकसभा से आएंगे, 10 सदस्य राज्यसभा से आएंगे। चाहे वो समिति राज्यसभा के अधीन कार्य करे या फिर लोकसभा के अधीन कार्य करे, लेकिन सदस्यों का अनुपात यही रहेगा। तो अब सवाल है, फिर जब इसी अनुपात में सदस्य रहने वाले हैं, तो फिर ये बंटवारा क्यों कि 16 समितियां लोकसभा के अधीन कार्य करेगी, 8 समितियां राज्यसभा के अधीन कार्य करेगी? तो लोकसभा और राज्यसभा के अधीन कार्य करने का मतलब हुआ कि इस 8 समिति के जो अध्यक्ष चुने जाएंगे, लोकसभा के अध्यक्ष चुनेंगे, इनके अध्यक्ष चुनने का अधिकार राज्यसभा के सभापति को होगा। इन पर नियम कौन से लगेंगे? लोकसभा वाले नियम लागू होंगे। और इन पर नियम कौन से लगेंगे? राज्यसभा वाले नियम लागू होंगे। यानी इस तरीके से दोनों अलग अलग हैं। लेकिन एक चीज अपने दिमाग में हमेशा रखना, क्योंकि इस लाइन की वजह से कंफ्यूज होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। प्रत्येक समिति के अंदर दोनों सदनों के 21 और 10 सदस्य उपस्थित होते हैं। ये ध्यान में रखने वाली है। प्रत्येक में दोनों सदनों के सांसद होते हैं। अब आते हैं, इनके बारे में बात होगी। अब आते हैं कि इस समिति के कार्य क्या है, यह समिति गठित ही क्यों की गई। हम जब बजटीय प्रक्रिया पढ़ रहे थे, उस समय हमने देखा था कि बजट का प्रथम चरण होता है जिसके अंदर बजट प्रस्तुत होता है, बजट का भाषण होता है। दूसरे चरण के अंदर बजट पर आम चर्चा होती है, जो कि बजट प्रस्तुत होने के अगले दिन से लेकर 2-3 दिन तक चलती रहती है, आम बहस बोलते हैं। उस समय हमने बात की थी कि वित्त मंत्री बजट को समझाते हैं कि इसमें कौन कौन से स्कीम रखी गई है, कौन सी मद है, उस मद के लिए कितने बजट की आवश्यकता होगी। इन तमाम मुद्दों को समझाते हैं वित्त मंत्री, वो आम बहस होती है। जैसे ही आम बहस कंप्लीट हुई, संसद की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है। कम से कम 2 से 3 सप्ताह के लिए सांसदों को घर भेज दिया जाएगा। और ये जो मत थे, टोटल विचार थे, प्रत्येक मंत्रालय के अनुदानों की मांग थी, प्रत्येक विभाग के अनुदान की मांग थी, इन सभी की एक लिस्ट बनाई जाती है और इन 24 समितियों को वो लिस्ट और अनुदान की मांगे 24 समितियों को भेज दी जाती है। अब जब इन 24 समितियों का कार्य होगा कि टोटल मंत्रालयों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, हम जानते हैं कि मंत्रियों की संख्या 70+ है, तो मंत्रालय भी तो बहुत ज्यादा होंगे इन मंत्रालयों में, जबकि समितियों की संख्या कितनी है? 24 है। इसका मतलब है कि एक ही समिति एक से अधिक मंत्रालयों की प्रतिवेदन की समीक्षा कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक ग्रामीण विकास से संबंधित कोई समिति है, तो ग्रामीण विकास वाली को कृषि से रिलेटेड जो बिल होगा वो भी ले लेगी, क्योंकि कृषि भी ग्राम में होती है। पशुपालन वाला भी इनको दे दिया जाएगा। और अगर कोई उद्योग और वाणिज्य वाली है तो उसको खाद्य प्रसंस्करण भी दे दिया जाएगा, उसको उद्योग भी दे दिया जाएगा, उसको वाणिज्य व्यापार से संबंधित मामले होंगे वो भी उसी को जांच के लिए दे दिए जाएंगे। इस प्रकार एक समिति उससे उस कार्य से संबंधित अन्य जो भी छोटे बड़े कार्य होते हैं उनको भी अपने साथ, उन सभी विभागों की मांगों को भी वही देखेगी। इस प्रकार जितने भी मंत्रालय और विभाग हैं उन सबको इन 24 के अंदर बांट दिया जाता है। ऐसा एवरेज मानकर चलो कि प्रत्येक समिति 3-4 विभागों के प्रतिवेदनों की जो अनुदान की मांगे होती हैं उनकी जांच करेगी। इस तरीके से सारे विभागों का बंटवारा इनके अंदर हो गया। बंटवारा होने के बाद अब इस समिति के अंदर 31 सदस्य हैं। ये सदस्य मिलकर
प्रत्येक प्रतिवेदन जो अनुदान की मांग है उस पर विस्तृत विचार करते हैं। विचार करने के बाद में अपनी गहन समीक्षा के बाद इनको जितने दिन दिए गए थे लोकसभा स्थगित कर दी जाती है, तब इनको मिल जाता है समय कि आपको 14 दिन में या 21 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। यह समिति उन दिए हुए नियत समय के अंदर अंदर अपनी जांच पड़ताल करती है और जांच पड़ताल करने के बाद में एक रिपोर्ट तैयार करती है। उसमें बता देती है कि ये जो मद हैं, यानी कि ये जिस मुद्दे के लिए, स्कीम के लिए, पॉलिसी के लिए सरकार या मंत्रालय या विभाग जितने पैसे की मांग कर रहा है वो उचित है या नहीं, वो 14-15 दिनों के अंदर फटाफट समीक्षा करके प्रस्तुत करती हैं। इसलिए इसके सही और गलत होने के चांसेस दोनों तरफ बने ही रहते हैं। अब जैसे ही इनकी रिपोर्ट होगी तो पहला काम तो ये यही करेंगे कि विभागों की जो अनुदान की मांग है उसकी समीक्षा करेंगे और इनको अपनी समीक्षा दिए हुए नियत समय के अंदर अंदर पूरी करनी है। इसी के लिए तो इनको गठित किया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि बजट जैसे ये अनुदान की मांगों के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी एक समिति है। पहली तो है लोक लेखा समिति जो संपूर्ण समीक्षा करेगी, इनकी जांच कैग भी करेगा, कैग की रिपोर्ट की वापस समीक्षा लोक लेखा समिति करेगी, तब इसकी समीक्षा हो जाएगी। एक पर्सनल समिति बना रखी है जिसे आकलन या प्राकलन समिति यानी एस्टिमेट कमेटी बोलते हैं। एस्टिमेट कमेटी भी तो यही काम करती है, लेकिन एस्टिमेट कमेटी पूरा साल लगा देती है इसकी जांच में, क्योंकि उस पर कोई समय बाउंड नहीं कर रखा है कि आपको 14 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। तो वो समिति अच्छे से गहन चिंतन करती है और तार्किक रूप से देखती है और सभी प्रकार के एविडेंस जुटाती है, उसके बाद निर्णय करती है। इसलिए आकलन समिति की जो रिपोर्ट होती है वो अक्सर आगे वाले बजट का आधार बनती है, क्योंकि आने वाला जो बजट होगा उसके अंदर संसद के जो सांसद होते हैं वो सरकार को बताएंगे कि आपने जो ये पिछले बजट के अंदर जो अनुदान की मांग की थी उसमें आपने मान लो कि x हजार करोड़ रुपए मांगे थे, जबकि आपने खर्च तो y हजार करोड़ ही किए। इसका मतलब है x और y के बीच का जो डिफरेंस है वो आपने बेफिजूल में संचित निधि से निकाल लिया था, जबकि वहां पर आपने खर्च किया ही नहीं। इसका मतलब है कि आप सही ढंग से तार्किक रूप से निर्णय नहीं लेते हो, यानी कि सरकार की वहां पर तौहीन की जा सकती है, निंदा की जा सकती है कि आप बिना जांच किए एक्स्ट्रा बजट मिटा रहे हो। ये सब कुछ किसके आधार पर होगा? आकलन समिति के आधार पर, क्योंकि वो एकदम एविडेंस प्रस्तुत करेगी। लेकिन इनके पास तो 14 दिन का समय होता है या 15-20 दिन का समय होता है। इतने के अंदर इनको सब कुछ लॉजिक लगाने पड़ते हैं, इसलिए इनकी रिपोर्ट पूरी ऑथेंटिक नहीं होती है। इसमें कुछ चांसेस बने रहते हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी एक समीक्षा रिपोर्ट तो प्रस्तुत करती है। और दूसरा, अगर कोई विभाग कोई प्रकार का बिल पारित करता है, मान लो कि वित्त मंत्रालय ने आयकर अधिनियम प्रस्तुत किया था, तो इसकी भी पहले जांच हुई थी और वो जांच भी वित्त मंत्रालय से संबंधित जो स्टैंडिंग कमेटी है उसी ने ही की थी। यानी बिलों की समीक्षा भी यही करती है और अनुदान की मांगों की समीक्षा भी यही करती है। बिलों वाले मामले में इनके पास कोई 10-15 दिन का समय नहीं होता, वो निश्चित समय लेती है, जबकि अनुदान की मांग में इनको बजट सत्र के दौरान ही अपने कार्य करके देने पड़ते हैं, क्योंकि बजट का जो तीसरा चरण है अनुदान की मांग पर मतदान वाला, वो शुरू होने से पहले पहले इनकी रिपोर्ट संसद में आ जाती है। ये कार्य होते हैं और इन पर अगर लिमिटेशन देखी जाए तो 2 प्रकार की लिमिटेशन भी लागू होती है। पहली है दैनंदिन प्रशासन, यानी कि दिन प्रतिदिन के जो दैनिक कार्य होते हैं, इसके मामले में ये स्टैंडिंग कमेटी कोई निर्णय नहीं लेती है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला जा सकता है कि ये जो स्टैंडिंग कमेटियां होती हैं ये रोजमर्रा के कार्यों में अपने तर्क वितर्क करती हैं। जी नहीं, ये मोस्टली ये 2 ही काम करती है, अनुदान की मांगों वाली बात और बिलों पर जांच करना। और नेक्स्ट बात है, इसकी भी सलाह कैसी है? अबाध्यकारी है, यानी कि इसकी सलाह को भी संसद स्वीकार ही कर ले ऐसा जरूरी नहीं है। इसके पीछे एक रीजन तो ये भी बना कि ये एक लिमिटेड टाइम के अंदर अपनी जांच देती है, तो पूरी विस्तृत चर्चा की चांसेस इसके अंदर कम रहते हैं, इसलिए ये थोड़ी कम ऑथेंटिक लगती है। ये होती हैं विभागीय समितियां जिनके सदस्यों की संख्या अब वर्तमान में 31 है, पहले 45 हुआ करती थी। इनकी टोटल संख्या 24 है। इनकी ये कार्य हैं और इनसे रिलेटेड जो भी छोटे बड़े फैक्ट बनते थे उनके बारे में हमने बात कर ली, और ये किसी भी प्रकार के संवैधानिक नहीं है। अब इनके बाद में और बहुत सारी समितियां बची हुई है। उन समितियों में अधिकांश में आपको यही ध्यान में रखना है कि उनके सदस्यों की संख्या लोकसभा के लिए 15, राज्यसभा के लिए 10 है। संयुक्त रूप से तो ये काम करती हैं, और बाकी जो समितियां बचती हैं उनके अधिकांश सदस्यों की संख्या या तो लोकसभा के लिए है तो वो 15 सदस्यों वाली है,
यानी कि कार्य सलाहकार समिति, नियम समिति, आचार समिति, ये जितनी भी समितियां बनती है इनके अधिकांश सदस्यों की संख्या 15 है और जो बची हुई है राज्यसभा वाली है उनके सदस्यों की संख्या 10 है। लेकिन 2 समितियां ऐसी और हैं जिनके सदस्यों की संख्या 30 है, उनका नाम विशेष तौर पर ध्यान में रखना। एक है महिला सशक्तिकरण के लिए गठित समिति, इसके सदस्यों की संख्या 30 है, और दूसरी SC ST के लिए जो गठित समिति है इसके सदस्यों की संख्या भी 30 है, और 30 है तो 20 लोकसभा के, 10 राज्यसभा के, ये बना बंटवारा तो काम करेगा ही। तो इतनी बड़ी समिति है, एक किसी दल की तो एक आकलन समिति ही ऐसी है जिसके अन्य बची हुई समितियां हैं वो सभी समितियां उनमें से अधिकांश बोल रहा हूं, हो सकता है बाय मिस्टेक मैं किसी समिति को छोड़ रहा हूं, लेकिन जितनी सेंस काम कर रहा है उसके हिसाब से अधिकांश के अंदर इनके सदस्यों की संख्या 15 अगर लोकसभा के हैं तो, और 10 हैं राज्यसभा के हैं तो। यानी कि अगर आपने नहीं पढ़ी हुई हो और अगर आप अनुमान पर चले जाते हो तो फिर 15 और 10 वाले अनुपात पर अनुमान में जाना, क्योंकि जो बड़ी बड़ी समितियां हैं उनमें ये आती है महिला सशक्तिकरण और SC ST वाली, और बाकी स्टैंडिंग कमिटीज आती है, और 3 वो जो फाइनेंशियल कमिटीज होती है। इनके अलावा जो बची हुई अन्य समितियां हैं उनके अंदर यही रेशियो रहता है 15 और 10 का, संयुक्त नहीं है। अब इसके अलावा मान लेते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ समितियां बनती हैं जिन्हें बोलते हैं संयुक्त समिति, प्रवर समिति, इन्हें बोला जाता है ये हैं अस्थायी समितियां। पहली चीज है कि ये सभी समितियां कैसी है, अस्थायी है, यानी कि एडहॉक है। तदर्थ है एडहॉक है, और एडहॉक कमिटीज की विशेषता होती है ये किसी मामले की जांच करने के लिए आती है। इनका कोई कार्यकाल 1 साल नहीं होता। बाकी सभी कमिटीज अभी तक हमने जितनी पढ़ी हैं जो स्थायी हैं उन सब का कार्यकाल 1 साल होता है। इनको जो फाइनेंशियल वाली हैं उनको तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा चुना जाता है, और इनके जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनके द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। और जो संयुक्त समिति होती हैं या जो तदर्थ समिति होती हैं ये किसी ऐसे मामला जो कि नेशनल लेवल का हो जाता है, नेशनल लेवल के मामलों की जांच करने के लिए ये वाली कमिटीज बनती है। मोस्टली संयुक्त कमिटीज तभी बनती है जब कोई बहुत बड़े घोटाले की संभावना रहती है, भ्रष्टाचार का मामला बनने वाला हो और राष्ट्रव्यापी हो जाए, तब उसकी जांच करने के लिए संयुक्त दल बैठकर कमेटी बनाता है जिसे बोलते हैं संयुक्त कमेटी, और ये अस्थायी होती है। जब तक मामला क्लियर ना हो जाए तब तक इनका कार्यकाल चलता रहेगा, यानी कि ये 1 साल के लिए काम नहीं करते हैं। और जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे जो प्रमुख घोटाले प्रसिद्ध हुए थे उनके आधार पर संयुक्त समिति, ज्वाइंट कमिटीज बनी थी। उनमें पहला आता है बोफोर्स मामला, दूसरा है शेयर बाजार का मामला, फिर एक हुआ था 2G घोटाला। इन सभी की जांच करने के लिए संयुक्त कमिटीज गठित की गई थी। और भी कई मामले हैं जहां पर संयुक्त कमिटीज आती हैं और इन कमिटीज ने मिलकर जांच की, फिर पर्दाफाश होता है। तो ये जो समितियां हैं ओवरऑल देखा जाए तो सरकार को संसद के प्रति ज्यादा जवाबदेह बनाने के एक प्रयास मात्र हैं। इनके द्वारा हो सकता है इनमें से अधिकांश की रिपोर्टें बाध्यकारी नहीं भी होती हैं, फिर भी ये सरकार को जवाबदेह जरूर बनाती है संसद के अंदर। तो दोस्तों हमने चर्चा की थी कि संसदीय समितियां जो कि संसद से रिलेटेड है, हमने संसद वाला पोर्शन पढ़ा है संविधान का, तो उससे रिलेटेड एक पोर्शन बच रहा था, वो थी संसदीय समितियां। हमने लगे हाथ इन्हीं को संसद के साथ में ही आज कंप्लीट कर लिया। तो इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो आर्टिकल 124 से स्टार्ट होता है, जो कि है भारतीय उच्चतम न्यायालय। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर मिलेंगे भारत के उच्चतम न्यायालय पर चर्चा करने के लिए। मिलते हैं, धन्यवाद।